behavior of chromosome and and behavior of chromosome and behavior of chromosome retain their number. Retain retain their number, comma structure and individual property and individual property throughout the life. Individual property throughout the life. Okay. अगला पॉइंट देखो. Both chromosomes as well as gene both chromosomes as well as gene occurs in pair in diploid cells. अगला पॉइंट देखो. both chromosomes as well as gene segregate at the time of segregate at the time of gamete formation. अगला पॉइंट देखो. The paired condition of both chromosomes as well as Mendelian factor is restored during fertilization. एक नोट पॉइंट लिखो. नोट पॉइंट में लिखो. experimental verification of chromosomal theory of inheritance experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan. THOMUS
HUNT हंट, MORGAN मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। किसका? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, अब देखो इसको समझ लो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे वो एक और लॉ दिए हुए थे, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात से यहाँ पे नाम से स्पष्ट लग रहा है, इनहेरिटेंस का क्रोमोसोमल थ्योरी। पीपीटी बनाए थे लेकिन इसमें ऐड करना भूल गए थे, पीपीटी उसका भूल गए थे क्या, तो कलर से दिखला देंगे। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्रोमोसोमल थ्योरी यानी कि क्रोमोसोम से रिलेटेड ही वहां पे वो कोई ना कोई बात कहे हुए होंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है किसी को पता है? रेशियो नहीं दिख रहा, सोच लो। इधर रेशियो वही है, याद रखो। डेली चाह रहे हो तो प्रसादी लेना तो डेली भी मिलेगा। ठीक है, एक एक दिन गैप करके चाहोगे तो एक एक दिन गैप करके भी मिलेगा। मतलब कि जैसे इच्छा होगी वैसे मिलेगा। ठीक है, देखो इनहेरिटेंस हम बतलाए हुए थे कि मम्मी पापा से जो उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उस टाइम एक्चुअली में ट्रांसफर क्या होता है, मम्मी पापा से बच्चे को क्या मिलता है, डीएनए ही तो मिलता है, क्योंकि डीएनए के पास ही सारा का सारा जेनेटिक प्रॉपर्टी होता है। तभी वो क्या होते हैं, जैसे हम लोग अपने पापा से हल्का हल्का बहुत मिलते जुलते हैं जेनेटिक अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्लीटली नहीं मिलते हैं, हम लोग उनकी कॉपी नहीं है। यदि कॉपी होते तो हम लोग भी दिखाई देते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है, यानी कि बिल्कुल क्लोन, यानी कि जैसे पापा वैसे ही उनके बच्चे भी एकदम फेस टू फेस, यानी कि कोई अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि कौन कौन पापा है और कौन बेटा है। तो ये सारा कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए, क्रोमोसोम, क्योंकि वही हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता था और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए हुए थे शटन एंड बोवरी नामक साइंटिस्ट। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिए हुए थे, तो याद रखना शटन एंड बोवरी। अब ये कहते क्या है उसमें कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होता है, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है तब वो जो क्रोमोसोम है वो पास होता है पापा से बच्चे में। ठीक, साथ ही साथ ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी एक लाइन और भी कहता है कि मम्मी पापा से बच्चे में जो क्रोमोसोम पास होता है वो अपने कैरेक्टर को लूज नहीं होने देता है, यानी कि वेस्ट नहीं होने देता है और व्यर्थ नहीं होने देता है। दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एकदम बिल्कुल, जैसे मान लो कि यदि कभी ध्यान से उतर जाए, तो ध्यान से यदि उतर जाए तो क्रोमोसोम के बारे में वहां पे लिखना है, यानी कि सिंपल एकदम बिल्कुल ये है कि तुमको क्रोमोसोम के बारे में वहां पे बतला देना है। तो क्रोमोसोम के बारे में क्या बतलाओगे कि अगला पॉइंट भी इसमें लिखवाए हुए हैं कि जो डिप्लॉयड सेल होता है उस डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम डबल होता है। ठीक है, और जो जब उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है। ठीक है, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यदि ये दोनों डाइवर्स हो गए, डाइवोर्स इनका हो गया, यानी कि ये दोनों यदि अलग हो गए, किसने निकला, मान लो कि धनिक लाला से कन्या अलग हो गई, तो वहां पे क्या होगा, अब वो कहीं और है वो कहीं और है,
ठीक है, भले ही कंपाउंडर करके कहीं और तो नौकरी कर रहा है, वो डॉक्टर बन गई है, वो कहीं और तो नौकरी नौकरी कर रही थी, इसको छोड़ दी है। अब क्या होगा, बाद में पता चलेगा कि उसको खजाना मिला है करोड़ों का, ठीक है। अब क्या, उसने अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया है, वो ये नहीं भूली है कि हम उसकी घर वाली हैं, तो ठीक है, बाद में यदि मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। वही यहाँ पे बोले कि जो उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो लॉस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान उसका जो अपना प्रॉपर्टी है वो फिर से कैचअप कर लेता है, फिर से उसको मिला लेता है। दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जैसे मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, और मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किए हुए थे लेकिन उसके बारे में सही से प्रूफ नहीं दे पाए थे, तो उसके बारे में अदर साइंटिस्ट प्रूफ दिए थे, 3 साइंटिस्ट। उन तीनों साइंटिस्ट का नाम किस किस को याद है? 0%, 1% नहीं है। हाँ, तो मतलब 1% नहीं हुआ, या फिर नहीं 0.5%। और किसी को याद नहीं है? कल या परसों वाला होगा, कल ही है। देखो, जेनेटिक्स में हम तुम लोग को पहले ही बात बोले हुए थे, जेनेटिक्स नहीं पढ़ोगे पूरा हाथ से जाएगा, एक दिन का नहीं याद रहेगा, दूसरा दिन का समझ नहीं आएगा। जब दूसरा दिन का समझ नहीं होगा तो पता चलेगा एक चैप्टर चला जाएगा, जब एक चैप्टर गोल हो गया दूसरा चैप्टर भी चला जाएगा, जब 2 चैप्टर जेनेटिक्स का चला जाएगा, अच्छे, और जब दोनों ही चैप्टर जेनेटिक्स का चला जाएगा तो याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि जेनेटिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तुम लोग खुद नहीं पढ़ोगे, ना रिवीजन करोगे, ना डाउट पूछोगे, अब बाद में बोलोगे कि सर सही से पढ़ाई नहीं है, समझने में नहीं है, तो टोटली तुम्हारी गलती होगी, उसमें हम फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा डाउट लेकर आओगे, थोड़ा मोड़ा होगा तो मेरे पास हम बता भी सकते हैं, बोलोगे कि सॉरी हमारे चैप्टर छूट गया है, कहीं का समझा दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो चीज पहले ही याद रखो, इसीलिए तुम लोग को पहले ही बोला गया था कि जेनेटिक्स पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, हमको लग रहा है कि हम टेस्ट ले लेंगे कभी रैंडम, तो क्या होगा तुम लोगों का हाल? इसको झूठ कितना मारेंगे ना, तो जेनेटिक्स में ये गलती मत करो, ये बात याद है, ठीक है। बतलाए हुए थे वहां पे जो मेंटल जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे वो फेमस नहीं हो पाए थे। 1884 ईस्वी में उनकी डेथ भी हो गई। 1900 ईस्वी के बाद उनको प्रसिद्धि मिली, वो भी 3 साइंटिस्ट उनके बारे में, मतलब कि मेंडेलियन कैरेक्टर को रीडिस्कवर्ड किए, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया, फिर से बताया, क्लियर। वैसे ही जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये दिए हुए थे 2 साइंटिस्ट, एक दिए हुए थे शटन और बोवरी। जैसे सेल थ्योरी क्लास 11th में है ना, सेल थ्योरी कौन कौन साइंटिस्ट दिए हुए थे, रुको किस किस को याद है? एक बाकी सेल थ्योरी कौन दिए हुए थे? बोलना नहीं है, याद है तो बोलो। वो आप उसको बता के नहीं होगा, तुमको याद है समझ गए, उसको नहीं याद है। तो वैसे ही यहाँ पे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए हुए थे शटन एंड बोवरी, लेकिन ये उसके बारे में प्रॉपर प्रूफ दे नहीं पाए थे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे नहीं पाए थे। जब इनको बोला गया था कि एक्सपेरिमेंटली आप प्रूफ करके दिखाइए, तब ये नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन, उसको शॉर्ट में कहीं कहीं पे लिखा हुआ होगा TH मॉर्गन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बात याद रखना।
तो टी एच मॉर्गन नामक साइंटिस्ट बतलाए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। अब वो प्रूफ कैसे दिए? जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट किए हुए थे मटर के पौधे पे, वैसे ही टी एच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे। सबसे छोटा फ्रूट फ्लाई होता है। फ्रूट फ्लाई का मतलब क्या, जो देखोगे ना कि फल वल का जो दुकान होगा उसके आसपास जो मक्खियां मंडरा रही होती है, दैट इज फ्रूट फ्लाई। बहुत छोटे छोटे होते हैं। और उसी फ्रूट फ्लाई में से एक है ड्रोसोफिला मेलोंगेना। ठीक है, सबसे छोटा प्राणी यही होता है और सबसे बड़ा नाम भी इसी का है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर ड्रोसोफिला मेलोंगेना। याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हुए थे, यानी कि टीएच मॉर्गन किस थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया? ड्रोसोफिला पे किया। अब उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया? ठीक है, उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया? तो जैसे वहां पे बतलाए हुए थे मेंडल वाले में कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, वैसे ही यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला का ही चूज क्यों किया। इसमें भी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, साथ ही साथ इसमें मेल और फीमेल गैमीट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो लिखो आगे। लिखो ड्रोसोफिला डी, हाँ अगला पॉइंट, ड्रोसोफिला DROSO PHILA, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर MELANOGASTER मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर as experimental material, as experimental material, इसमें डैश देके लिखो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इसमें डैश देके लिखो। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज अ fruit fly fruit fly fruit fly ड्रोसोफिला इज अ फ्रूट फ्लाई का स्पेलिंग बोलो तो। एफ आर, ड्रोसोफिला का SOPHILA। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला is a teeny fly of about is a teeny TINY teeny fly of about teeny fly of about 2 mm in size, 2 mm in size, 2 mm in size, which is found over the which is found over the ripe fruit, RIPE, ripe, FRUIT, fruit, ripe fruit, like mango, and banana, like mango and
बनाना, BANANA, बनाना। अगला पॉइंट देखो, ड्रोसोफिला इज सुटेबल, ड्रोसोफिला इज सुटेबल, SUITABLE, सुटेबल एज experimental material, as experimental material, because पहला पॉइंट लिखो, it can grow in simple synthetic medium, it can grow in simple synthetic medium, it can grow in simple synthetic medium in the laboratory। आज इतना लेट हुआ है, in the laboratory, आज इतना लेट क्यों हुआ है? क्या? सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। हाँ, कहाँ से आती हो? मनमोहन, तो कितना लिखा हुआ है? अकेले वो छोड़ रहा है, लग रहा है तुम मिलेंगे क्लास के बाद, याद रखो। प्रेमो से पूछे तो प्रेम नहीं क्लास में। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो लिखवा है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। अभी मैंने क्या बताया कि जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है वो टीनी फ्रूट फ्लाई, टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो ड्रोसोफिला जो है वो टीनी फ्रूट फ्लाई होता है, यानी कि बहुत छोटा फ्रूट फ्लाई होता है, जो कि इसकी साइज की यदि बात करें 0.2 mm साइज होता है इसका। और यदि हम बात करें कि कहाँ पे पाया जाता है, तो राइट फ्रूट, यानी कि जो सड़े गले फ्रूट होते हैं, जैसे जहाँ पे देखो कि आम जहाँ पे खूब एकदम निकल रहा हो, खराब हो गया हो, तो वहां पे आसपास देखोगे छोटा छोटा मक्खी जो होगा मंडरा रहा होगा, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है। साथ ही साथ केला वगैरह के और भी जितने फ्रूट्स होंगे तो उनके आसपास जो मंडरा रहा होता है उसी को बोलते हैं फ्रूट। क्लियर? अब इसको चूज क्यों किया गया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज क्यों किया गया? तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखवाए हैं कि इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, यानी कि इसको, ये जो फ्रूट फ्लाई है, इसको हम आसानी से लेबोरेटरी में प्रयोगशाला के अंदर इसको हम ग्रो करवा सकते हैं। तो पहला कारण तो ये था ये चूज करने का। क्या कारण था पहला? तो अभी बोले था, हाँ बोलो, कोशिश करो बोलने की। तुम लोग को हम चाह रहे हैं तुम लोग बोलना सीखो। किसी को ऐसा मन हो कि सर हमको ये टॉपिक आता है, हमको एक दिन पढ़ाने दीजिए, उसको मौका यहाँ पे देंगे। अगर किसी भी तुम्हारा टूटे, डर भागे, हाँ नहीं पढ़ के आओगे तब तो मेरे से पक्का डर लगेगा, तब तो हमसे डरोगे। पढ़ के आओगे तो कोई डर नहीं। बोलो क्या बोले हम? पहला कारण क्या था इसका? ये तो इंटर में चली गई वो, ये मतलब ये क्या मतलब ये हो गया, अजीब ही हाल है भाई। थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ कि लगे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी है। चलो नहीं आता फिर से बोल दो कि सर नहीं समझ आता, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? एकदम बुक बता के ऐसे बैठा हुआ है सीधा। हाँ क्या बोले हैं? अभी हम क्या पहला पॉइंट हम क्या समझाए? क्या बोले? तो हम बोल ही देंगे। आपने मेरे से बोले ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? सरस्वती
पहला कारण हम क्या बोल रहे हैं ड्रोसोफिला को चूज करने का? हाँ, और कारण पहला क्या बताया? इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इन द लैबोरेटरी। इसका हम क्या बताया? नहीं, अब पहले हमको ये चीज बता दूंगा कि इसको दूधा तुम लोग बोलते हैं। आप बोल रहे हो एकरे आप दूधा क्या है? इसका नहीं है, क्या नहीं है? आने खाए आने खाए या ये देखो मुझे अच्छा हमको बता रहा है कि नहीं करते देखो बुझा जा रहा है जो के दी। हां वो तो ठीक है ना साहब, कंजूसी को वजह से दूध के फेंक देते थे, दूध के जगह में मार जैसे खाए उसे का मार वो कर रहे तो। हाँ, कौन बताया किसको? अभी अभी जो लाइन बोल रहे हैं किसको पता है? लैबोरेटरी में कोई बात नहीं, आपको इतना सिंपल से तुम पढ़ के बोल सकते हैं। इंग्लिश क्लास करते कम से कम इतना भी तो बताओ क्या तुम एग्जाम में पता नहीं कैसे लिखोगे। पहला कारण ये था कि फ्रूट फ्लाई को आसानी से लेबोरेटरी में हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको हम प्रयोगशाला में आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। तो एक कारण ये था उसका चूज करने का। दूसरा कारण लिखो, it has a short life cycle. It has a short life cycle. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़े हुए हो गया। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है? रुको 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 रुको, किसको याद है? बस इतना बढ़िया रेस्पॉन्स रहा तो दूसरे प्रसादी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एकदम बेफिक्र रहो। बहुत खराब कंडीशन है, हमको सिर्फ जल्द से मतलब है, बाकी तुम बाद में जब तुम जो करो बाद में। यहाँ पे हम तुम्हारे पढ़ाई से मतलब है, तुम फिजिक्स में फेल हो जाओ, केमिस्ट्री में फेल हो जाओ, बायोलॉजी में तुम फेल होने देंगे। कैसे नहीं फेल होंगे? तुम लास्ट टाइम अभी तो जून आ रहा है ना, अगस्त बीच में जब फिर देखो मेरा रूप देखो जो दूसरा वाला रावण वाला रूप चेंज होता है, अगस्त के बाद चेंज होता है। अगस्त के बाद थोड़ा ज्यादा चेंज होता है, ज्यादा। ठीक है, अगस्त के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, तो मेरे लिए बुढ़िया ढूंढ क्या हो गया? बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़िया ढूंढ लेंगे। यहाँ के ओकरा लागे पहले तुम निकला ये दूध बहा तो ओकरा लागे ना बात पूछता के लिए मुझे ज्ञान चाहिए बता में नहीं करिए। लिखो हाँ, उसका लक्षण बोलो कितना? 1 से 2 वीक यानी 1 से 2 हफ्ता। ये भी नहीं याद रहेगा तो हो गया। अच्छा, व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन किसको कहते हैं? हाँ कृपया, नहीं याद है? विधायक जी बताई जाएगी वेरी गुड, खुश कर दिया है हमारा। आज आके धनी लाल के बाद शुरू कर देना। चलो लिखो, it has a short life cycle of about, it has a short life cycle of about 1 to 2 weeks, यानी कि इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, अप्रॉक्स ओनली 1 से 2 हफ्ते। इसलिए भी ये मॉर्गन इसको चूज किए थे। अगला पॉइंट लिखो,
दो हो गया। तीसरा लिखो, अ सिंगल मेटिंग, अ सिंगल मेटिंग, mating, a single mating produces hundreds of offspring, hundreds of offspring, hundreds of offspring, hundreds of offspring। यानी कि ये एक बार में, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, वो एक बार में कितने बच्चे देती है? एक देता है ह्यूमन, ह्यूमन की ह्यूमन फीमेल। चलो, तो ह्यूमन फीमेल एक बार में एक बच्चे देती है। इसका यदि सिंगल मेटिंग हो, यानी कि एक बार यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि फ्रूट फ्लाई करती है, तो एक बार में 100 से भी ज्यादा बच्चे देती है। क्लियर? लिखो अगला पॉइंट। हाँ, चौथा, फीमेल्स आर easily, EASILY, females are easily distinguishable, DISTINGUISHABLE, females are easily distinguishable। यानी कि हम इसमें फीमेल को आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। क्योंकि फीमेल के ऊपर में एक ओविपोजिटर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां से वो ओवम को रिलीज करती है। इसके कारण हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो वही यहाँ पे दिखा दिए, फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल from the male, from the male, from the male by the, from the male by the larger body size, by the larger body size, by the larger body size and presence of presence of ovipositor, OVIPOSITOR, ovipositor। ब्रैकेट में लिख लो एग लेइंग स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख लो एग लेइंग स्ट्रक्चर। ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या है, जो फीमेल होती है उसका बॉडी का साइज बड़ा होता है और साथ ही साथ उसके ऊपर में एक ओविपोजिटर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एग लेइंग स्ट्रक्चर, जहाँ से वो एग देती है, अंडे देती है। तो इन दोनों के कारण हम फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक तीसरा कारण और चौथा कारण उनका ये था चूज करने का। पांचवा कारण देखो, it has smaller number of chromosomes, it has smaller number of chromosomes, ब्रैकेट में लिख लो 4 पेयर, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, it has many type of hereditary variation, VARIATION, variation that can be, it has many type of
hereditary variation that can be seen with the low power microscope, seen with the low power microscope, with the low power microscope। यानी कि एक और इसका कारण ये था कि इसके पास बहुत कम क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, तो इसलिए भी उन्होंने इसको चूज किया। और साथ ही साथ इसके पास वेरिएशन अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी एक पर्सन में इसकी क्वालिटी ज्यादा मिल जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो धनीलाल को एक ऐसा रिश्ता आए जो कि लड़की अच्छी है और दूसरी ऐसी हो जो लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, और तीसरी ऐसी हो कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, दूध भात भी पिलाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या करेगा, ऑल इन क्वालिटी वाला चूज करेगा। सेम वैसे ही जो टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला के पास बहुत सारा हेरिडिटरी वेरिएशन यानी कि इसके पास बहुत सारा कैरेक्टर है जिसको आसानी से हम माइक्रो जब भी यहाँ पे आते हैं ऊपर में एंटर करते तो दूसरा शुरू हो जाता है, तो सॉरी दूसरा अरे ऊपर आते हैं शाम को पढ़ाने, सॉरी आगे की बात पता गया अब पता लगाना पड़ेगा इसको दूधवाद के बारे में। तो इसके पास बहुत सारा हेरिडिटरी वेरिएशन होता है जिसको हम आसानी से क्रोमोसोम के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो ड्रोसोफिला होता है, इस ड्रोसोफिला के पास बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन होता है, इसके पास बहुत सारा कैरेक्टर होता है जिसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो इसके कारण भी इन्होंने इसको चूज किया था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि वो ऐसा ना हो कि भूल जाओ। हो सकता है कि हम टेस्ट वगैरह कभी भी ले लें, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए कि टीएच मॉर्गन इसको क्यों चूज किए हुए थे। पेपर फिर से इसके बाद ना बोले सर एक बार नहीं बदला दिए थे। पहला इसमें है इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, यानी कि इसको आसानी से लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में ग्रो करवा सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, अप्रॉक्स 1 से 2 हफ्ते। उसका एक सिंगल मीटिंग में यानी कि एक बार में वो 100 बच्चे पैदा करती है। तीसरा, चौथा, फीमेल को हम आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि फीमेल का बॉडी का साइज एक तो बड़ा होता है, साथ ही साथ फीमेल के बॉडी पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओविपोजिटर। ओविपोजिटर मींस एग लेइंग स्ट्रक्चर, यानी कि उसके बॉडी पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से वो अंडे देती है। तो फीमेल को हम आसानी से पता लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्योंकि फीमेल का बॉडी का साइज बड़ा होता है और साथ ही साथ उसके पास एक एग लेइंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर बहुत कम होता है, ओनली 4 पेयर, ये भी क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद इसके पास बहुत सारा हेरिडिटरी वेरिएशन होता है। हेरिडिटरी वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि हेरिडिटरी वेरिएशन इन द सेंस कि उसके पास बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिसको हम आसानी से लो पावर के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यदि 11th में पढ़े हुए होंगे तो पढ़े होंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। किसी को पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप? पूछना ही बेटा, सबसे बढ़िया ना है। सिलेबस खत्म करो, भाग ऊपर सीधा। तो माइक्रोस्कोप 3 टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े रिसर्च लेबोरेटरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि जनरली कहीं क्लास वगैरह में, हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो ये क्या सबसे हाई पावर का कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और सबसे बीच वाला होता है कंपाउंड वाला, और सबसे कम पावर वाला होता है सिंपल वाला, ठीक है। तो मीडियम वाला भी है
तो हम इसको यानी कि ड्रोसोफिला के अंदर जो अलग अलग टाइप के हेरिडिटरी वेरिएशन है, इसको हम लो पावर वाले माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये था इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। याद रहे इसका जेनेटिक्स में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पॉइंट से क्वेश्चन आता है। सबसे शुरू में स्टार्ट किए कि मेंडल का कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल से 1856 से 1863 ईस्वी तक इस पे एक्सपेरिमेंट किए। क्वेश्चन नंबर 2 और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने पी को ही क्यों चूज किया, मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया। तीसरा क्वेश्चन कि मेंडल जो क्रॉस करवाया मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे, उसके लॉज को बताइए। चौथा कि उसका जो एक्सेप्शन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, उसको बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कि प्लियोट्रॉपी जीन क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। छठा क्वेश्चन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और एक बीबीआई क्वेश्चन में आता है। सातवां क्वेश्चन कि टीएच मॉर्गन जो थे, टीएच मॉर्गन नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का ही चयन क्यों किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। याद रहे अगले क्लास में जो एब्सेंट करोगे, अगला क्लास में समझो लाइनिंग नहीं हो, अगला क्लास में लाइनिंग नहीं, सिंबल होता है। जैसे होता है ना, एक कोडिंग होता है इंजीनियरिंग में, उसमें सिर्फ कोड कोड लिखा हुआ होता है। जैसे बहुत बार देखो गूगल पे सर्च करोगे कुछ ना, जब इंटरनेट चला जाएगा तो कुछ ABCD पूरा ऐसे छप के आ जाएगा, दैट इज कोड। तो उस कोड को हम कोई भी ऐसे आसानी कोई भी नहीं पढ़ सकता है, उसको पढ़ सकता है वो जो कोडिंग का पढ़ाई क्या होता है, इंजीनियर वही। सेम वैसे ही जेनेटिक्स का अगला टॉपिक जो आएगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे लाइन कम और सिंबल वाला ज्यादा आएगा, इसीलिए अगला क्लास मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखो। क्लियर?